साथियों नमस्कार। नमस्कार। आज मेरे समक्ष हिंदी भाषा के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य के विकास के बारे में, उनके योगदान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपसे डॉक्टर साहब पहला सवाल है कि देश में हिंदी भाषा के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? अनुज जी, सर्वप्रथम मैं आपको और अपने उन सारे साथियों को जो देश और दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से मुझे और मेरे मित्र अनुज जी का साक्षात्कार देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना प्रेषित करना चाहूँगा कि मुझे आपके बीच अपनी बात कहने का मौका मिला। अनुज जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि आप देश में हिंदी भाषा का क्या भविष्य देखते हैं, मेरा अपना मत है, व्यक्तिगत मत है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं पंजीकृत हैं। 22 भाषाएं जो पंजीकृत हैं उससे पंजीकृत से अलग भी कुछ भाषाएं और बोलियाँ हैं। हम चूँकि मैं एक संगठन, हमारा एक हिंदी और सर्व भाषा का एक संगठन है, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, उसको कार्यकर्ता के रूप में हम लोग चलाते हैं। तो उसका और मेरा और उस संगठन का और हम सभी का एक मत है कि हम सर्व भाषा और सर्व बोली के लिए काम करते हैं। चूँकि आपका प्रश्न यहाँ ये है कि हिंदी भाषा का क्या भविष्य है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि पहले भी पूर्व के कई बार साक्षात्कार में मैंने अपनी बात ये कही, उसी बात को मैं पुनः दोहराता हूँ। जब तक देश में हिंदी भाषा को आप रोजगार की भाषा नहीं बनाएंगे, जब तक आप उसको कामकाज की भाषा नहीं बनाएंगे या किसी भी अन्य देशों की तरह उस भाषा को आप एक राष्ट्र की एक भाषा नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं किसी भी भाषा या किसी बोली का किसी भी तरह विरोधी नहीं हूँ। हम सारी भाषाएं, सारी बोलियाँ माँ मौसी की तरह हैं, उसी तरह हम स्नेह करते हैं, उसी तरह प्यार करते हैं। लेकिन अब आप हिंदी की देख लीजिएगा, देखिए हिंदी को आप देखिए, हिंदी को आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कच्छ से कोहिमा तक हम लेते हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू और या कश्मीर या लद्दाख में हिंदी की देख लीजिए, वहाँ की उनकी जो अपनी भाषा है, उर्दू है, काश्मीरी है, उसके बाद हिंदी का नंबर है। हिमाचल में आप चले जाएंगे तो डोगरी के बाद हिंदी का नंबर है। पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाबी के बाद हिंदी का नंबर है। इसी तरह अगर आप उत्तराखंड में चले जाएंगे तो जौनसारी है, कुमायूं है और गढ़वाली है, हिंदी है। आप उसी तरह सब आप आगे की बेल्ट में आप चले जाएँ। अगर आप राजस्थान में चले जाएँ तो हिंदी के साथ राजस्थानी भी है। हरियाणा में आप चले जाएँ, हरियाणा के साथ में हरियाणवी भी है, पंजाबी भी है, यानी गुरमुखी भी है। उसी तरह दिल्ली की अपनी सारी जो भाषाएं हैं, दिल्ली राष्ट्रीय मिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी है। आप बिहार में चले जाएँ, बिहार में आप देखेंगे उन भाषाओं के जो मैथिली है, अवधी का भी कुछ है, उसके बाद भोजपुरी है। तो ये जो कई जो सारी भाषाएं अपना प्रभाव रखती है। मूल रूप से हम ये कहा जाए कि हिंदी समस्त भारत से बोली जा रही है, तो ये अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ठीक हो सकता है। दक्षिण भारत में तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य, उनकी अपनी भाषाएं बोली हैं। तो मेरा केवल इतना मत है, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम किसी भाषा या बोली के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र में जिस तरह राष्ट्र का एक झंडा, राष्ट्र का एक विधान, राष्ट्र का एक संविधान, उसी तरह राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से और अपने उन सभी साथियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा को राष्ट्र की एकमात्र भाषा होना चाहिए और भी सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और है। लेकिन अब दूसरा इसी के साथ एक प्रश्न आता है कि जब तक हम रोजगार की भाषा, जब तक हम कामकाज की भाषा हिंदी नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। होता क्या है, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में चले जाएं, 10 हिंदी भाषी आप क्षेत्र देख लें, राजस्थान देख लें, हरियाणा देख लें, दिल्ली देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, उत्तराखंड देख लें, बिहार देख लें, झारखंड देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, या जो भी है, जो भी सारे लगभग हम 10 राज्यों का हम देखते हैं, तो वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र का है, मूल अंचल का जो बच्चा वो हिंदी भाषा पढ़ता है। लेकिन प्रतियोगिता, जो अच्छी प्रतियोगिता है, उनका जो स्तर है वो अंग्रेजी भाषा है। तो होता क्या है कि जो बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ है वो अंग्रेजी भाषा की प्रतियोगिता कैसे पास करेगा?
मेरा ये मत है कि अगर आप हिंदी का सही मायने में विकास करना चाहते हैं तो आपको सितंबर को नहीं देखना चाहिए, सितंबर में दिवस को नहीं देखना है, सितंबर के पखवाड़े को नहीं देखना है, सितंबर माह को नहीं देखना है कि सरकारी कामकाज की तरह हम केवल सितंबर में हिंदी दिवस मनाकर या सितंबर में हिंदी पखवाड़ा मनाकर या सितंबर माह बनाकर अपनी इतिश्री करें। नहीं, आप जो बच्चों को आप भाषा दे रहे हैं उसी भाषा में प्रतियोगिता होनी चाहिए, वही हमारी कामकाज की भाषा होनी चाहिए। यानी मेरा कहना यह है कि वही हमारी रोजी रोटी की भाषा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब हम हिंदी का भला कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हिंदी पूरे भारत में गौरव के रूप में होगी। नहीं तो जो स्थिति आज है वो आप ही देख रहे हैं। हम किसी भाषा या किसी बोली के विरोधी नहीं हैं। चूँकि एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ जी, आपके मार्फत मैं अपने साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि जिस संगठन के में हम हैं या जिस संगठन को हम कार्यकर्ता की बतौर चला रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि हम सब भाषा के साथ हैं। हम पंजाब में गुरुमुखी को लेकर चल रहे हैं, जम्मू में हम उर्दू को लेकर चल रहे हैं, हिमाचल में हिमाचली है, डोगरी है, या जहाँ जिस राज्य की जो अपनी भाषा है उनको साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन उनको साथ में उनका सम्मान है, बाबूजी की तरह सम्मान है। लेकिन अगर भारत सरकार में हिंदी भाषा जब तक प्रतियोगिता की भाषा नहीं होगी, कामकाज की भाषा नहीं होगी, रोजगार की भाषा नहीं होगी, यानी रोजी रोटी की भाषा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी भाषा के, किसी भी बोले के जो ग्रंथ हैं, जो अच्छी किताबें हैं, किसी भी धर्म की, किसी भाषा की, किसी भी समुदाय की, किसी भी राज्य की, किसी भी बोली की, जब तक उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे। अब एक छोटी सी बात बता दूँ, उड़िया भाषा की बहुत सारी किताबें, बहुत सारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका हिंदी अनुवाद सुलभ नहीं। ये स्थिति कन्नड़ के साथ है, तमिल के साथ है, तेलुगु के साथ है, मणिपुरी के साथ है। तो जब तक हम अन्य भाषा और बोलियों के धर्म ग्रंथों को या किसी भी तरह की पुस्तकों को आप जब तक हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे, तब तक हिंदी का सही मायने में विकास नहीं होगा और हम किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य की सभ्यता और संस्कृति से रूबरू नहीं हो पाएंगे जी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि भारत सरकार को हिंदी भाषा के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहिए जी। मेरा क्वेश्चन आपसे जी जैसे आपने बताया कि सरकार जो है हिंदी को पखवाड़े के रूप में मनाती है जी कि अक्सर हम भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आए हैं और देखते हाँ, हैं कि कुछ 15 दिन या महीने भर के लिए हिंदी पखवाड़े के बोर्ड लग जाते हैं जी। लेकिन उसके बाद में उस दौरान भी सरकारें और सरकार में बैठे कार्यालय में लोग जो है हिंदी भाषा में काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। इस बारे में सरकार से आपका क्या निवेदन है, क्या सुझाव है? देखिए, मैं भारत सरकार से और समस्त राज्य सरकारों से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जब तक हम किसी भी चीज़ को ज़मीनी तौर पर नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक चीज़ और अनुज जी मैं आपके संज्ञान में ला दूँ, आप भी देखते होंगे, जब हम छोटे छोटे थे तो हमने आधा में और चंद्र बिंदी को पढ़ा है। आपको पता है क्या वो आधा में और चंद्र बिंदी का तर्कन दिया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर आज ही बच्चों के पास जाएं तो उसका कोई प्रसार प्रचार नहीं है। मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय और केंद्रीय अनुवाद परिषद या बहुत सारी जो भी और हमारी साहित्यिक संस्था हैं, भारत सरकार की संस्थाएं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज़ बदलाव के तौर पर आ रही है उनका भी प्रसार प्रचार करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारी तौर पर अंग्रेजी भाषा से हिंदी का अगर रूपांतर यानी अनुवाद देखा गया तो बड़े गलत लिखा गया है। दह को मैंने कई गलत रूप में लिखा देखा है, लेकिन वो एज इट इज लगा हुआ है, उस तरह से लगा, उसको कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और मैं सरकार से भी निवेदन ये कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ भारत सरकार से और समस्त राज्य सरकारों से, वो इस चीज़ के बारे में ध्यान दें कि जो जहाँ की राज्य सरकारें हैं वो वहाँ के जो जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, राज्य है, उस भाषा की पुस्तकों को हिंदी भाषा में अनुवाद करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार प्रचार करें, जिससे कि हिंदी आगे बढ़े और वहाँ की सभ्यता संस्कृति से हम लोग रूबरू हों। जैसे मैंने आपसे पहले एक बात कही, मणिपुरी जो भाषा है, मान लीजिए उस भाषा का साहित्य मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं पता। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, गुरेज होना भी नहीं चाहिए।
दक्षिण भारत का बहुत अच्छा साहित्य हम तक नहीं पहुंचा। आज भी ऐसा नहीं है, सारी भाषाओं में, सारी बोलियों में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन वो वहीं तक सीमित हो जाए। मैं एक बात कहूँ, विरोध के तौर पे नहीं कह रहा, कोई बहुत अच्छा साहित्यकार, उड़िया भाषा का कोई अच्छा साहित्यकार है, कन्नड़ का है, तमिल का है, तेलुगु का है, मलयालम का है, या छत्तीसगढ़ी का है, या हरियाणवी का है, या कोंकणी का है, या मराठी का है, बहुत अच्छा साहित्यकार है। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, कोंकणी जो भाषा है, मान लो कितने लोग बोलते हैं गोवा में, थोड़े महाराष्ट्र में, वहाँ का बहुत अच्छा साहित्यकार है, तो वो अपने उस साहित्यकार की पुस्तक को तो कितने लोगों तक पहुँचा सकता है अपनी बात को, 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़। अगर उसी भाषा का हिंदी अनुवाद हो जाए तो 100 करोड़ में कम से कम पहुँच 100 जाएगी। करोड़ पहुँच जाएगा। भारत के बाहर भी जो हमारे हिंदी भाषी, हमारे प्रवासी भारतीय रहे, वहाँ तक उसकी बात पहुँचेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा को अगर आप वास्तविक बढ़ावा देना चाहते हैं, वास्तविक रूप से काम करना चाहते हैं, तो प्रत्येक भाषा, प्रत्येक बोली और प्रत्येक राज्य की किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी अनुवाद करें और प्रसार प्रचार करें। ये मेरा निवेदन है जी। अगला क्वेश्चन आपसे जी कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में जर्मनी भाषा में कोर्स होता है, फ्रेंच भाषा में मास्टर डिग्री दी जाती है, जी। क्या इस तरह से ही भारत में जैसे कि जो हिंदी से संस्कृत में, कन्नड़ में जो आपने भाषा बताएं, क्या इसमें भी कोई ऐसी विविधता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोर्स कहीं ऐसा नहीं है कि इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत से बाहर लगभग 150 विद्यालय विदेशों में ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई केवल प्रतीकात्मक है। हम अपने पूरे समस्त भारतवर्ष में हिंदी को सही तरह खड़ा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कन्नड़ में आप चले जाएं, कन्नड़ के किसी तमिलनाडु के मूल गांव में चले जाएं, आप केरल के मूल गांव में चले जाएं, या कर्नाटक के मूल गांव में चले जाएं, या नागालैंड के मूल गांव में चले जाएं, मणिपुर के मूल गांव में चले जाएं, आप मेरी बात समझें, या उत्तराखंड के किसी मूल पर्वतीय गांव में आप चले जाएं, या पंजाब के बिल्कुल मूल गांव में आप चले जाएं, या गुजरात के मूल गांव में आप चले जाएं, वो वहाँ की अपनी जो भाषा है, अपनी जो बोली, उसी को पसंद है। तो जब तक कोई चीज़, जब तक हमारी जड़ों तक नहीं जाएगी कोई भी चीज़, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं किसी पूर्ववर्ती सरकार का, वर्तमान सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, नहीं, मैं बिल्कुल विरोध नहीं किया। सभी ने अपनी अपनी जगह काम किया है और कर रहे हैं, लेकिन काम उस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आपके संज्ञान में एक बात होगी कि भारत के कवि कुल के जो दीपक हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र सभा में गए, उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। ये नहीं कि उनको वहाँ पर यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषण को सुनने वाले कितने थे या समझने वाले कितने थे, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक ये कहा कि हम अपने देश की मूल भाषा में अपनी बात रखेंगे। हमारी हालांकि दुभाषी के जरिए उनकी बातें सारी भाषा में होंगी, जो व्यवस्था होती है। उसके बाद एक बार राजनाथ सिंह जी भी गए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने भी अपनी बात हिंदी में रखी। तो बात रखने का तरीका होता है कि हम अपनी बात को, अपने उसको बड़े सलीके से अपनी बात को दुनिया के बाहर कह रहे हैं, लेकिन दुनिया के बाहर तो हम बात कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जितनी मुझे जानकारी, जितना मैंने अध्ययन किया है कि लगभग 150 भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी की क्या स्थिति है, भारत के दक्षिण राज्यों में हिंदी की क्या स्थिति है, या अन्य राज्यों में उसकी क्या स्थिति है, उस पर भी हमें पहले विचार कर लेना चाहिए। जी जी। आपको ऐसा नहीं था कि हिंदी को आगे बढ़ जाने से अन्य क्षेत्रीय भाषाएं उनका महत्व कम हो जाएगा? नहीं अनुज जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखो, मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ बेबाकी से, और मैंने पूर्व में भी हमेशा कहा है, बहुत सारे साक्षात्कार जो मेरे पहले हुए हैं या आज भी हैं, जो भी, मैं हमेशा इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि किसी के आगे बढ़ने से कोई पीछे नहीं हटता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भाषा को ख़त्म कर दिया जाए या कम आंक लिया जाए। हमने ये कहा है कि एक राष्ट्र के किसी विधान की तरह, किसी झंडे की तरह, किसी संविधान की तरह एक भाषा होनी चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष की। ऐसा ये भारत में नहीं है, विदेशों में भी, बहुत सारे देशों में ये स्थिति है। हमने कभी
दक्षिण भारतीय किसी भाषा का विरोध किया? हमने किसी पूर्वोत्तर राज्य को भाषा का विरोध किया? हमने किसी भी राज्य की भाषा या बोली का विरोध किया? बिल्कुल नहीं। हमने माँ मौसी की तरफ हमेशा कहा है और मन से कहा है और हम उसको उसी तरह दर्जा देते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये चीज़ एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको संपूर्ण राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जन जन तक और जड़ जड़ तक जाने। हमने कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप भाषा को थोपिए, हमने नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि इतना प्रसार प्रचार कीजिए। हमने कहा कि मान लो कोंकणी भाषा का अच्छा साहित्य है, मराठी भाषा का अच्छा साहित्य है, या मैथिली का है, सैंथली का है, अंगिका का है, भोजपुरी का है, अवधी का है। हमने हमेशा कहा कि उस साहित्य का आप हिंदी में बात कीजिए। उर्दू का है, अरबी का है, फारसी का है, हमने कभी विरोध नहीं किया, ना हम करेंगे। अब किसी भी व्यक्ति पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं अनुची आती है तो उसकी योग्यता है, ये गौरव की बात है। हमने कब कहा कि हम मुद्दा वो नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कोई भाषा कम है ज़्यादा है, कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं, हमने कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि हिंदी ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसको संपूर्ण राष्ट्र का प्रत्येक जन जन जाने, जड़ जड़ तक जाने। हम भारतवर्ष के किसी भी मूल गांव में जाएं तो वहाँ व्यक्ति कम से कम जाने, पढ़े, लिखे, बोले। हमने ये तो नहीं कहा कि दबाव तो नहीं दिया कि हिंदी ही बोलोगे भाई, नहीं। हमने कहा कि सभी का सम्मान, लेकिन ये होना चाहिए, ये केवल हमारा परामर्श है। हम हमेशा सारी भाषाओं को साथ लेके चलते हैं। हम मेरे सर्व भाषा के साहित्यकार मित्र हैं, गुजराती भाषा के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, कन्नड़ के बहुत सारे मित्र हैं, कोंकणी के मित्र हैं, मलयालम के मित्र हैं, बहुत पंजाबी के मेरे मित्र हैं, और भोजपुरी के बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बोलियों के तक के मित्र हैं हमारे। हमने कभी विरोध नहीं किया, और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। जी। हिंदी भाषा के बारे में आपने बड़े बेबाकी से जवाब दिए, और जो हिंदी भाषा में जो नए साहित्यकार उभर रहे हैं जी, नए साहित्यकारों की खोज आ रही है, उनके बारे में आपकी क्या राय है या उनके लिए क्या सुझाव है? अरे जी, किसी भाषा में, हिंदी में क्या, किसी भी भाषा के जो नई साहित्यकार है, मेरा उससे अनुरोध है और सुझाव है। अब एक चीज़ क्या हो गई है कि हम लोगों ने, हम कहेंगे, हमने पढ़ना कम कर दिया है, लिखना ज़्यादा शुरू कर दिया है। मेरा सुझाव ये है कि हम पढ़ें ज़्यादा, लिखें कम, पढ़ें ज़्यादा, लिखें कम। अब क्या हो गया है कि पढ़ना कम कर दिया, लिखना ज़्यादा कर दिया है। कोई बुराई नहीं है। अभी देखिए, मैं अपने आप को कभी भी 100% नहीं कहता कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, कोई अन्य भाषा बहुत अच्छी, मैंने कभी नहीं कहा, नहीं कहूँगा। मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, कल भी विद्यार्थी था, कल भी विद्यार्थी रहूँगा, मैं स्पष्ट इस चीज़ को कह रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या देखा गया है, व्यवहारिक जीवन में क्या देखा गया है कि मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे कुछ बेटे बेटियों ने जो अभी आ रहे हैं, और अभी आते ही उन्होंने अपने नाम से पहले लिखना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि या ऐसी चीज़ें। मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल अनुरोध कर रहा हूँ कि पहले आप उतना पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, गंभीरता से लिखें। आपको ये उपाधि कौन देगा और क्यों देगा? दूसरा, मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा, देखिए, दादा तुलसीदास को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। क्या देश में महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। ना पुरस्कारों की आवश्यकता है, ना लिखने की आवश्यकता है। आप मुझे कोई भी ऐसा साहित्य बता दीजिए, मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के नाम से पहले किसी आदमी ने या किसी संस्था ने लिखा हो स्वर्गीय महात्मा गांधी। मेरी जानकारी तो है नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात, या किसी ने ये लिखा हो स्वर्गीय तुलसीदास, नहीं लिखा नहीं, क्योंकि उनका इतना बड़ा काम है, कबीरदास का, सूरदास का, रसखान का, बिहारी का, ये हमारे पूर्वज हैं। इनकी आप जाति मत देखिए, इनका आप धर्म मत देखिए, इनका आप संप्रदाय मत देखिए, कुछ मत देखिए इन चीज़ों का। ये महान मूर्ति थे, महामानव थे। इसलिए कभी आप बता दो मुझे, मैंने तो पढ़ा नहीं कहीं मैंने स्वर्गीय तुलसीदास लिखा दो या स्वर्गीय कबीरदास लिखा हो या स्वर्गीय महात्मा गांधी लिखा देखा हो, मैंने नहीं देखा। क्योंकि इन्होंने जो काम किया, इन्होंने ना पुरस्कार के लिए काम किया, ना नाम के लिए काम किया, इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। आप एक चीज़ बेहतर रूप से जानते होंगे अनुज जी, मैं आपके संज्ञान की बात और कहना चाहूँगा, और जो मुझे देख रहे हैं मेरे साथी, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा
गांधी जैसे महामानव को कुछ भी कहना बहुत आसान है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने पोरबंदर से लेकर अफ्रीका तक का सफ़र किया, वो व्यक्ति जिसने कोट पहनकर शिक्षा ग्रहण की और उसने त्याग करके लंगोटी पहनी। हम लोग, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो पाजामा से पैंट और कोट पैंट पर आए, ये वैवाहिक टिप्पणी है। मेरे जैसा व्यक्ति चप्पल से कोट पर आ गया है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसमें क्या परेशानी। लेकिन उस व्यक्ति और उस महामानव को देखिए कि जो व्यक्ति कोट पैंट को त्याग कर लंगोटी में आ जाता है और चप्पल में आ जाता है। तो मैं ये चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि नए जितने हमारे साहित्यकार साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हमेशा अनुरोध करूँगा कि आप पढ़े जाएं, जितना आप पढ़ेंगे और लिखें कम, और विषयों पर आधार से लिखें, इतिहास के तथ्यों पर आधार से लिखें। और ये कब तक लिखते रहेंगे, मैं माफ़ी मांगूंगा कि औरत के चेहरे पर कब तक लिखते रहेंगे, कब तक लिखते रहेंगे। इससे अलग भी तो विषय है, उस पर लिखा जा सकता है। भारत आज का तो देश है नहीं, हजारों साल की प्राचीन परंपरा का देश है। तो इतिहास नहीं है क्या भारतवर्ष का? भारतवर्ष का इतना इतिहास है जिस पर इतना लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो उन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भी, या उन ऐतिहासिक पुरुषों के आधार पर भी, उन महामानवों के आधार पर भी, जो अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं या देकर गए हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा सकता है। अपेक्षाकृत, माफ़ करें, एक चेहरे के इर्द गिर्द आप लिख रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा अपने साहित्यकार साथियों से, और अपने खासकर अपने बेटे बेटी के समरूप या उम्र के साहित्यकारों से कि वो पढ़े ज़्यादा, लिखे कम और तथ्यों पर लिखें। जी, लोग साहित्य की जगत में लोगों आजकल जो है साहित्य के बजाय फिल्मों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपके जो साहित्यक लेखक हैं उनमें काफ़ी अपने आपको फिल्मों में अपने गीत, संगीत और स्क्रिप्ट लिखने के लिए ज़्यादा उतावले होते हैं, और वहाँ पर वो डायरेक्टर की मर्जी के हिसाब से अपने स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, जो कि मूल नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, शर्तें क्या होती हैं, शर्तों पर हमेशा समझौते होते हैं मुझे, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आपने अपने आप से समझौता कर लिया तो आप हमेशा के लिए समझौताबाजी हो। ईश्वर ने और माँ सरस्वती ने जो हमें जुबान दी है, जो बौद्धिक योग्यता दी है, जो भी हमें प्रतिभा दी है, वो बेचने के लिए नहीं दी। मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जो दौर है वो आधुनिकीकरण का दौर है, व्यवसायीकरण का दौर है, जल्दी प्रसिद्धि पाने का दौर है, जल्दी आगे बढ़ने का दौर है। फिल्म एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप अपनी बात रखते हैं, किसी तरह से बात रखते हैं, तो पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों को आप अपनी बात तक पहुंचा देते हैं। अगर आप वही बात आप किताब तक रखते हैं, तो किताब आज के दौर में कम छपती हैं और कम बिकती हैं, क्योंकि उसका कोई लगाव और झुकाव उतना रहा नहीं है जैसे पहले पाठकों का लगाव और झुकाव होता था। तो आदमी क्या कर रहा है कि जैसा वक्त चल रहा है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आधुनिकीकरण का दौर है, व्यवसायीकरण का दौर है, और मैं एक बात और कह दूँ कि इस शॉर्टकट होता है ना, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने का दौर है। तो लोग कर रहे हैं, मैं इस बारे में क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिनको जिस तरह से आगे बढ़ना है वो बढ़ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं उस चीज़ को, मैं भी देख रहा हूँ। मेरे जैसे लोग बोल देते हैं, बहुत लोग बोलते नहीं हैं। अब बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? उनका अपना विवेक है, उनकी बौद्धिकता है कि वो सेवा कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, या आगे जो कुछ करना चाहें वो कर रहे हैं, उनका काम है। जी, अगला प्रश्न है, जैसे कि हम भारत में हम अक्सर भाषा के विवाद में पड़े रहते हैं जी, और जब हम भारत से बाहर 7 समुद्र पार किसी अन्य देश में जाते हैं, तो वहाँ पर जब कोई हिंदी भाषी मिल जाता है तो हमें बड़ी, चाहे हम किसी भाषा को जानने वाले हैं, तो बड़ा ही एक अलग महसूस होता है। तो उस समय आप कैसा, अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई तो आपको कैसा? अनुज जी, बहुत अच्छा सवाल है कि ये बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और मनोवैज्ञानिक कारण है। हम जितना दूर होते हैं, दिलों से उतना नज़दीक होते हैं।
हम जितना दूर होते हैं दिलों से उतना नज़दीक होते हैं। लेकिन जब हम घर के अंदर होते हैं तो दीवारों केवल एक 4 इंच की एक दीवार हमारे बीच में होती है। हम अपने मोबाइल और लैपटॉप और जो हमारी व्यवस्था है आजकल सोशल मीडिया की, उसमें लगे रहते हैं। हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जितना भी हम दूर रहेंगे उतना मनोवैज्ञानिक रूप से हम नज़दीक होंगे। मैं एक किस्सा आपको एक बताता हूँ कि मैं 1988 में मैं अपने बहनोई जो कि भारतीय थल सेना में अधिकारी थे उनके साथ वहाँ गया दीमापुर नागालैंड में। 88 में आज की तरह तो साधन और संसाधन थे नहीं, बड़ी स्पष्ट चीज़ है। मैं लगभग 35 साल पुरानी आपको बात को बयान कर रहा हूँ, लगभग 34-35 साल पुरानी। तो वहाँ पर जो भी दिल्ली के आसपास का हम आदमी लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे हमारे घर के पास का आदमी, क्योंकि ना तो संसाधन थे, ना टेलीफोन जैसी आम सुविधाएँ थीं, किसी तरह की ऐसी सुविधाएँ नहीं थी केवल चिट्ठी के अलावा कि हम घर वालों से रूबरू हो सकें। चिट्ठी का आना, चिट्ठी का जाना वही साधन था। तो जितना हम दूर रहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही हम अपनों के नज़दीक रहते हैं, और जितना हम नज़दीक रहते हैं उतना ही हम दूर हो जाते हैं। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक कारण है। रहा भाषाई विवाद का, भाषाई विवाद होना नहीं चाहिए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और देखिए, हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, ये कोई तय नहीं करेगा। लेकिन अगर तय भी नहीं करेगा तो इस पर कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए, इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सभी स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान के अनुसार, और सभी स्वतंत्र हैं, सभी को अपने अपने अधिकार हैं, सभी को अपने अपने अधिकारों पर रहना चाहिए और उस स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति कोई कुछ खाना खाता है या कुछ पहनता है या कुछ बोलता है, लिखता है, तो वो संविधान सम्मत होनी चाहिए, समाज सम्मत होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे कि समाज में कोई दूसरी तरह का गलत मैसेज आए, जिससे कि कोई विरोध करे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम सभी भाषाओं का, सभी बोली का, सभी संप्रदाय का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का हृदय से सम्मान करें। ये स्थिति विवाद की, किसी विवाद की, भाषाई विवाद हो या धार्मिक विवाद हो या जातिगत विवाद हो, इनकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। चूँकि हम 21वीं सदी में 21वें वर्ष गुजरने पर हैं और उस पर हम प्रवेश कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसके बावजूद भी और इतने सारे संचार साधनों के बावजूद भी या इतने हम आगे बढ़ गए हैं, हम सूरज, चाँद, सितारे, पता नहीं कहाँ सैटेलाइट्स, और हम सेकंडों में पूरी दुनिया में कहीं भी बात कर रहे हैं, ऐसे बात व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, फ़ोटो से बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इन भाषाई विवाद जैसी इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो किसी के लिए उचित नहीं है। जी अनुज। तो भारत से बाहर भी विदेशों में क्या कुछ हिंदी भाषा कार्यक्रम होते हैं? बहुत होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हमारा एक दूसरा संगठन है नारायणी साहित्य अकादमी, उसका प्रोफेसर नामवर सिंह जी उसके संस्थापक रहे हैं। तो उन्होंने मैं उसका राष्ट्राध्यक्ष बनाया, तो उस समय भी और आज इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल में भी, और उसके साथ ही बहुत सारी साहित्यिक संस्थाएं ऐसी हैं जो देश और दुनिया में हिंदी के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समस्त साहित्यिक संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे मैं कुछ चर्चित तहरों के आपको नाम देना चाहूँगा जो भारत के बाहर काम कर रहे हैं। मॉरिशस में कौन लोग हैं? मॉरिशस में हमारे भारतीय लोग। आज भी यहाँ भोजपुरी हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है। सूरीनाम में भोजपुरी हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है। हमारे यहाँ से बसे हुए यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, मॉरिशस में, मालदीव में, पता नहीं कहाँ कहाँ, रसिया में, सारी जगह बहुत लोग हैं और लोग काम कर रहे हैं। नॉर्वे में मेरे मित्र हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ल जी, सरल तालुक जी, हिंदी का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों से। कनाडा में मेरे मित्र हैं श्री गोपाल बघेल जी, विश्व हिंदी संस्थान ऐसे उनका एक वो है, उस पर बहुत अच्छा कनाडा में काम कर रहे हैं। तेजेंद्र शर्मा जी जैसा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। सुषम बेदी जी काम कर रही हैं वहाँ पर। और वहाँ पर अमेरिका में मेजर शेर बहादुर सिंह जी बहुत अच्छा हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार मेहता बहुत अच्छा हिंदी का अमेरिका में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों के साथ संपर्क में हैं जो हिंदी का और अन्य भाषाओं का भी, भारतीय भाषाएं
उनके लिए विदेशों में काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे भारत में जब जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है तो वहाँ पर वो सारे लोग आते हैं, सारे लोग वहाँ के जितनी भी भारत के बाहर जो एम्बेसी है वहाँ पर भी हिंदी के कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से होते हैं। वहाँ पर जो हिंदी की संस्थाएं हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा काम है। तो ऐसा हिंदी का काम और भारतीय भाषाओं का काम पूरे देश और दुनिया में हो रहा है और मैं सभी लोगों के लिए जो भारत और भारत के बाहर हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए अपनी बधाई और शुभकामना पेश करता हूँ। जी। आप जो है हिंदी भाषा और जो भारत की अन्य भाषा हैं इनके आज तक के सफ़र के बारे में बताइए, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए जितना काम हुआ है संतुष्ट तो वैसे व्यक्ति को कभी होना नहीं चाहिए। मेरा अपना मत है, व्यक्तिगत मत है कि अगर व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो उसका विकास हो जाएगा। बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन अभी बहुत काम होना शेष है। बहुत अच्छा काम हुआ है लेकिन अभी बहुत अच्छा और ज़्यादा काम होना शेष है। हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें भारत की जो भाषाएँ हैं उनको देश और दुनिया में पहुँचाना है और व्यावहारिक रूप से पहुँचाना है, ज़मीनी तौर पर पहुँचाना है। जी। एक जो आप हिंदी भाषा साहित्य भाषा आप अपना किसी आदर्श मानते हैं? ये सवाल बड़ा कठिन है मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए, क्योंकि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, मेरा शहर यहाँ दिल्ली से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर खुर्जा शहर है। वो शहर की इतनी उर्वरा ज़मीन रही है। मैं कुछ हस्ताक्षरों के वहाँ के मूल हस्ताक्षरों के आपके नाम लेना चाहूँगा, फिर मैं यहाँ दिल्ली की आपकी बात करूँगा। जिस शहर में पैदा हुआ वो ज़मीन में जगदीश चंद्र माथुर पैदा हुए। उस ज़मीन में कुमार शुक्ला रायलू सागर पैदा हुए। उस ज़मीन पर डॉक्टर धनंजय सिंह पैदा हुए, डॉक्टर शिशिपाल सिंह निधर पैदा हुए और राधेश्याम प्रिगल पैदा हुए, यानी अशोक चक्रधर जी के पिताजी वहाँ पर हुए। अशोक चक्रधर जी मूल रूप से खुर्जा के हैं। दीक्षित दनकौरी, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी कुमार विश्वास जी के पिताजी, ऐसे अनेकानेक बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उस ज़मीन पर पैदा हुए। इतनी लंबी मैं आपको सूची बता सकता हूँ कि आप कल्पना नहीं करेंगे। जो ज़मीन इतनी साहित्य के लिए थी, इतनी उर्वरा हो, आज भी बहुत सारे साहित्य के हस्ताक्षर वहाँ पर हैं। जब मैं 90 के आसपास दिल्ली आया तो यहाँ पर परम आदरणीय नामवर सिंह जी, उनका सानिध्य मिला। लोग उनके बारे में कुछ भी कहें नहीं कहें, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने उनके पैरों में बैठकर 20-25 वर्ष पैरों में बैठकर सीखा है। केदारनाथ सिंह जी, एक बात और बता दूं, नामवर सिंह जी और केदारनाथ सिंह जी तो मैं अपने मूल गांव में ले गया। उन्होंने एक लाइब्रेरी का शिलान्यास किया जो कि अभी प्रस्तावित है, वो भविष्य में बन रही है, हालांकि काम कब चल रही है ना, अभी वो लाइब्रेरी चल रही है, उनके गाँव में ले गया। और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, बहुत बेहतरीन नाम, दीक्षित दनकौरी जी, डॉक्टर धनंजय सिंह जी, योगेश्वर भार्गव जी, बहुत सारे ऐसे चर्चित चेहरे, आदरणीय निशांत केतु जी, इतने सारे। मैं स्पष्ट कह दूं कि मैं जिस किसी के पास गया, जहाँ भी गया, मुझे किसी ने निराश नहीं किया, ना अपनी बात से ना अपने व्यवहार से। मैं बहुत लंबे, आप एक बार डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी, आप उनका जो कुमार विश्वास जी के पिताजी हैं, उनका कभी आप साहित्य पढ़िए, इतना आध्यात्मिक और सारगर्भित साहित्य है। वो प्रतिदिन फेसबुक पर ऐसे लिखते हैं, पढ़ लेते और ऐसे लिखते हैं व्हाट्सएप, आप पढ़ेंगे लगेगा कि क्या विद्वान आदमी है। तो और उनकी झलक उनके पुत्र में आप देख ही रहे। साहित्य की एक अलग पौध तैयार की, पौध इसलिए तैयार की क्योंकि आप कुछ भी कहें, कुमार विश्वास साहब को आप कुछ भी कहें, दुनिया जानती होगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कुमार विश्वास तब हैं जब डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी हैं। उनकी योग्यता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित, ऐसे जहाँ से आप कहें, हम भी कई बार फ़ोन करते हैं, बाबूजी कैसे पूछते हैं, तो आप कभी फ़ोन कर लो, अगर सो रहे हैं रात को फ़ोन कर लो, बिल्कुल। और ऐसे बात करेंगे, हाँ कि हाँ बताओ बेटा, एक चीज़ बता दूँ, हालांकि
मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, साक्षात्कार में बात हो या ना हो, कुमार विश्वास जी अपनी जगह कुछ हो सकते हैं, सारी दुनिया के चहेते हो सकते हैं। आप कभी उनके पिताजी के घर जाओ पिटको, ठीक है। डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी नौकर है नहीं, वो अपना आप किचन में जाएंगे, अपना आप आपको ला के पानी देंगे, लो बेटा पानी पिए, अपने आप आपको चाय पिलाएंगे ला के। उम्र कितनी? 80+। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कुमार विश्वास जी के बारे में कोई कुछ भी कहें, कुमार विश्वास जी जो कुछ हैं वो अपनी वजह से नहीं है, वो उस प्रकार ब्राह्मण, उस प्रकार पंडित विद्वान डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी की वजह से। तो ऐसे लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, हमें आशीर्वाद प्राप्त है। हम जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उनके चरणों में सीख रहे हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमने आपसे जो सब सवाल पूछे हिंदी साहित्य के बारे में, आपने बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।